हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विषाक्तता एवं विष का वर्गीकरण, टॉक्सिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। तो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे विषाक्तता क्या है, विष क्या है और विष के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इस टॉपिक का साइनेप्सिस कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉक्सिसिटी या फिर विषाक्तता का इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि टॉक्सिसिटी क्या है और इसी में हम जानेंगे कि विष क्या है। उसके बाद सेकंड में हम देखेंगे इसका डेफिनेशन में हम टॉक्सिसिटी या विषाक्तता की परिभाषा देखेंगे। उसके बाद थर्ड में देखेंगे हम क्लासिफिकेशन में हम विष के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। और क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट को कंप्लीट करने के बाद फोर्थ में देखेंगे हम टॉक्सिसिटी अफेक्टिंग फैक्टर में हम जानेंगे कि विषाक्तता या फिर टॉक्सिसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वह इफेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। उसके बाद इन चारों पॉइंट को पढ़ने के बाद 5 में देखेंगे इसका कंक्लूजन, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। फिर 6 में देखेंगे रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को। किसी सजीव का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं जैसे खाकर, पीकर, छूकर, सूंघकर किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ या टॉक्सिकेंट के संपर्क में आना जो सजीवों के शरीर के अंदर पहुंचकर उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है, तो उस पदार्थ को हम विष कहते हैं तथा विष के द्वारा सजीवों पर हानिकारक प्रभाव डालने की क्रिया को विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक पदार्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम विष या टॉक्सिक पदार्थ की बात करें तो कोई भी पदार्थ चाहे वह रासायनिक कारक हो, जैसे पोटेशियम साइनाइड हो गया, कोई भी रासायनिक कारक हो गया, और जैसे जैविक कारक हो गया। जैविक कारक में हम कह सकते हैं जैसे स्नेक पॉइजन हो गया और हनी बी पॉइजन हो गया और स्कॉर्पियन पॉइजन हो गया। ये जो होता है वह जीव के शरीर में ही पाया जाता है और जीव के शरीर से जीव के शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम जैविक कारक या जैविक पॉइजन कहते हैं। और जैसे हो गया भौतिक कारक, तो भौतिक कारक में हम रेडिएशन को बोल सकते हैं। रेडिएशन भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो कोई भी पदार्थ हो गया जैसे रासायनिक कारक, भौतिक कारक या फिर जैविक कारक, तीनों में से कोई भी पदार्थ हो गया वह हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं, हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ी करती हैं या फिर किसी की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, तो उस पदार्थ को हम विष कहते हैं, टॉक्सिक कहते हैं। और यदि किसी भी विष का हमारे शरीर में पहुंचने की तरीकों की बात करें तो कोई भी विष जो होता है वह हमारे शरीर में 3 तरीकों से पहुंचता है, जैसे श्वसन के द्वारा, सूंघने से, मुंह के द्वारा खाने पीने से तथा त्वचा के द्वारा छूने से। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई किसान खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करता है तो वे कीटनाशक हवा के द्वारा व्यक्ति के शरीर के त्वचा के संपर्क में भी आता है और श्वसन के द्वारा व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच सकता है। और मुंह के द्वारा टॉक्सिक पदार्थ का शरीर में पहुंचने की बात करें तो खाने पीने के द्वारा पहुंचता है, या तो जानबूझकर किसी को खाने पीने में टॉक्सिक पदार्थ दे दिया जाता है या फिर अनजाने में खाने पीने के द्वारा टॉक्सिक पदार्थ मुंह के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। और जैसे ही टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंचता है वह हमारे शरीर में पहुंचकर हानिकारक प्रभावों को दिखाता है, या तो वह व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाता है और नहीं तो यदि वह श्वसन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचा है तो श्वसन से संबंधित रोगों को उत्पन्न करता है। और यदि मुंह के द्वारा खाने पीने से हमारे शरीर में पहुंचा है तो अमाशय में पहुंचकर अमाशयी समस्याओं को उत्पन्न करता है, अमाशयी रोगों को उत्पन्न करता है। और यदि हमारे त्वचा के संपर्क में आकर हमारे त्वचा के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचा है तो वह त्वचा से संबंधित रोगों को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से वे पदार्थ जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है, तो उन पदार्थों को हम विष कहते हैं। तो ये हो गया विष। यदि हम टॉक्सिसिटी या विषाक्तता किसे कहते हैं इस पर बात करें तो कोई भी हानिकारक पदार्थ जिसे हम विष भी कहते हैं, तो विष के द्वारा जीवों के शरीर में पहुंचकर जीवों के शरीर में हानिकारक प्रभाव डालने की जो क्रिया होती है उसी को हम विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कहते हैं। टॉक्सिसिटी या विषाक्तता कोई पदार्थ नहीं है, यह एक प्रकार की क्रिया है जो विष के द्वारा जीवों के शरीर में हानिकारक प्रभाव डालने की क्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विष क्या है और विषाक्तता क्या है। विष जो है वो एक प्रकार का पदार्थ है जो जीवों के शरीर में हानिकारक प्रभाव डालता है
और विषाक्तता जो है वो एक प्रकार की क्रिया है जो विष के द्वारा जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालने की क्रिया को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। यदि हम विषाक्तता या टॉक्सिसिटी को डेफिनेट करें तो हम इसे इस प्रकार से डेफिनेट कर सकते हैं, किसी रासायनिक पदार्थ की वह कार्य क्षमता जिसके कारण उसके द्वारा जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालने की क्रिया को विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो विषाक्तता क्या है, इसको इंट्रोडक्शन में हमने अच्छे से समझा। विषाक्तता एक प्रकार की क्रिया है जो विष के द्वारा जीवों पर हानिकारक प्रभाव डालने की क्रिया को कहते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। आप इस प्रकार से इसको डेफिनेट कर सकते हैं। फिर थर्ड में देखेंगे हम क्लासिफिकेशन। विष क्या होता है, इसको तो हमने इंट्रोडक्शन पे अच्छे से समझ लिया है। अब विष के वर्गीकरण पर बात करते हैं। तो विष को उनके लक्षणों के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम विष के वर्गीकरण को चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर हम एक एक करके इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संक्षारित या कोरेसिव, दूसरा है प्रदाही या इरिटेंट्स, तीसरा है दैहिक या सिस्टेमिक, चौथा है विविध या मिसलेनियस। अगर हम संक्षारित की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तीव्र अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है तीव्र क्षार स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा यांत्रिकी या मैकेनिकल। इसी प्रकार यदि प्रदाही की बात करें, इरिटेंट्स की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है अकार्बनिक इनऑर्गेनिक, दूसरा है कार्बनिक या ऑर्गेनिक, तीसरा है यांत्रिकी या मैकेनिकल। और दैहिक की बात करें तो दैहिक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है मस्तिष्कीय या सेरिब्रल, दूसरा है सुषुम्ना स्पाइनल, तीसरा है हृदय संवहनीय कार्डियोवैस्कुलर, और चौथा है श्वसनीय अवरोधक। और विविध जो है वह अकेला है, इसको किसी भी पार्ट में बांटा नहीं गया है। तो चलिए अब एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संक्षारित पर। इस श्रेणी में ऐसे विष आते हैं जो शरीर के जिस भाग के संपर्क में आते हैं वही स्थिर होकर असर दिखाते हैं और उसी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के अन्य भाग में नहीं फैलते हैं, तो उसे हम संक्षारित कोरेसिव कहते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई रासायनिक पदार्थ हो गया या फिर कोई विष हो गया, वह हमारे शरीर के संपर्क में आता है, जैसे हमारे फेस के संपर्क में आ गया, हमारे हाथ के संपर्क में आ गया या फिर हमारे पैर के संपर्क में आ गया। जैसे मान लो हमारे पैर के संपर्क में आ गया तो वह विष जो है या फिर रासायनिक पदार्थ जो है या फिर एसिड जो है जिस स्थान पर, जिस सतह पर वह गिरेगा, केवल उसी सतह में वह स्थिर हो जाएगा और केवल उसी सतह को ही नुकसान पहुंचाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि यदि पैर पर गिरा है तो वह हमारे फेस को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारे हैंड को भी नुकसान पहुंचाएगा, हमारे शरीर को दूसरे बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है। केवल जिस स्थान पर वह गिरा होता है या जिस स्थान पर वह संपर्क में आया होता है, केवल उसी स्थान को ही नुकसान पहुंचाता है, तो उसे हम संक्षारित या कोरेसिव विष कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया संक्षारित या कोरेसिव विष। और इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों की हम बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है तीव्र अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है तीव्र क्षार स्ट्रॉन्ग बेस और तीसरा है यांत्रिकी या मैकेनिकल। इसमें से यदि हम तीव्र अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड को देखें तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। और तीव्र क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट आते हैं। और यांत्रिकी या मैकेनिकल की बात करें तो इसमें हीरे के धूल के कण, कांच का पाउडर आदि आता है। तो इतने पदार्थ इसमें आते हैं जो हमारे शरीर के संपर्क में यदि आ गए तो जिस स्थान पर यह गिरते हैं केवल उसी स्थान को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रदाही या इरिटेंट्स। प्रदाही या इरिटेंट्स की बात करें तो इस श्रेणी में ऐसे विष आते हैं जो शरीर के संपर्क में आने पर उस भाग को उत्तेजित करके खुजली उत्पन्न करते हैं और शरीर के अन्य भाग को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब है कि इस श्रेणी में या फिर प्रदाही के अंतर्गत आने वाले विष जो होते हैं वो ऐसे विष होते हैं या ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के संपर्क में आ जाता है तो हमारे शरीर के जिस भाग के संपर्क में आता है वहाँ के सेल या टिश्यू या फिर हमारी त्वचा को उत्तेजित कर देता है और उत्तेजित करने के बाद वहाँ पर खुजली उत्पन्न करता है। और वो खुजली जो होता है वह उसी भाग तक सीमित नहीं रहता है, वह हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। वो खुजली जो होता है वह हमारे पूरे शरीर में होता है, हमारे पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। तो खुजली उत्पन्न करने वाले जो विष होते हैं या फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं या फिर कोई भी पदार्थ होते हैं उसको प्रदाही या इरिटेंट्स के अंतर्गत रखा गया है। यदि इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है,
जिसमें पहला है अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक, दूसरा है कार्बनिक या ऑर्गेनिक, तीसरा है यांत्रिकी या मैकेनिकल। तो सबसे पहले यदि हम अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक को देखें तो इस श्रेणी में फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन अधात्विक तत्व आते हैं। मतलब ये जो जितने भी तत्व हैं जैसे फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन ये अधात्विक तत्व है, तथा आर्सेनिक, एंटीमनी, पारा, तांबा, जस्ता आदि ये धात्विक रसायन हैं जो अकार्बनिक के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रदाही में आने वाले ये तत्व हैं। उसके बाद दूसरा है कार्बनिक या ऑर्गेनिक। इस श्रेणी के अंतर्गत सर्प एवं कीटों का काटना तथा पौधे से प्राप्त कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे अरंडी, क्रोटॉन, केलोट्रॉपिस आदि आते हैं। तो ये है कार्बनिक के अंतर्गत रखे हुए पदार्थ। उसके बाद यांत्रिकी या मैकेनिकल की बात करें तो इसमें वे हीरे की धूल और कांच के पाउडर को रखा गया है। तो इतने पदार्थ जो होते हैं वह प्रदाही या इरिटेंट्स के अंतर्गत रखा गया है, जो हमारे शरीर के संपर्क में आते ही हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न करता है और खुजली उत्पन्न करके हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे पूरे शरीर में खुजली उत्पन्न कर देता है। तो ये हो गया प्रदाही। इसके बाद हम देखेंगे दैहिक या सिस्टेमिक। इस श्रेणी में ऐसे विष आते हैं जो शरीर के किसी भाग के संपर्क में आने पर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी विष हो गया या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थ हो गया या फिर कोई भी पदार्थ हो गया, वह हमारे शरीर के जिस भाग के संपर्क में आता है वह भाग तो इफेक्टेड होता ही है, लेकिन वह पूरे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे पूरे बॉडी में इफेक्ट डालता है। इससे पहले हमने संचारित पर बात की थी। संचारित में क्या होता था कि कोई भी विष होता था या फिर कोई भी रासायनिक पदार्थ होता था, वह हमारे शरीर के जिस भाग के संपर्क में आता था केवल उसी भाग को नुकसान पहुंचाता था। लेकिन दैहिक या सिस्टेमिक ऐसे विष होते हैं जो हमारे बॉडी के किसी भी भाग के संपर्क में आता है तो वह हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थों की बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है मस्तिष्कीय या सेरिब्रल, दूसरा है सुषुम्ना या स्पाइनल, तीसरा है हृदय संवहनीय या कार्डियोवैस्कुलर, चौथा है श्वसनीय अवरोधक। सबसे पहले हम मस्तिष्कीय या सेरिब्रल की बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे विष को रखा गया है जो शरीर के संपर्क में आने पर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण देखें तो गांजा, भांग, शराब ये आदि पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के संपर्क में आने पर हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ये कैसे प्रभावित करते हैं? जब हम इसे अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद ये हमारे ब्लड के द्वारा हमारे मस्तिष्क में चला जाता है और मस्तिष्क में पहुँच हमारे नियंत्रण शक्ति को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में कंट्रोल करने वाले हमारे ब्रेन को ही प्रभावित करता है, जिससे हमारे शरीर में नशा या चक्कर वक्कर आने की स्थिति बन जाती है। दूसरा है सुषुम्ना या स्पाइनल। इसके अंतर्गत ऐसे विष को रखा गया है जो शरीर के संपर्क में आने पर नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। ये पदार्थ भी हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे ब्लड के द्वारा हमारे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हमारे स्पाइनल कार्ड को भी प्रभावित करता है। तीसरा है हृदय संवहनीय कार्डियोवैस्कुलर। इसके अंतर्गत ऐसे विष को रखा गया है जो शरीर के संपर्क में आने पर हृदय को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण है एकोनाइट, तंबाकू, हाइड्रोसायनिक अम्ल, दवाइयाँ, कोकेन आदि। ये पदार्थ जो होते हैं वह हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे हृदय को प्रभावित करते हैं, हमारे हार्ट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद चौथा है श्वसनीय अवरोधक। इसके अंतर्गत ऐसे विष को रखा गया है जो शरीर के संपर्क में आने पर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसका उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यदि वह हमारे शरीर में श्वसन के द्वारा प्रवेश कर गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन सेल जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है उसको ब्लॉक कर देता है और हीमोग्लोबिन के ब्लॉक होने के बाद हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो सेल होते हैं वह क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है वह हमारे शरीर में श्वसन के तरफ प्रवेश कर हमारे श्वसन तंत्र में गड़बड़ी करके शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो यदि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में परेशानी होती है। तो इस प्रकार से ये जो गैसेस होती हैं वह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो ये हो गया दैहिक या सिस्टेमिक, जिसके अंतर्गत मस्तिष्कीय, सुषुम्ना, हृदय संवहनीय, श्वसनीय अवरोधक आते हैं और इन सभी के अंतर्गत कई प्रकार के पदार्थ आते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे विविध या मैसेलेनियस।
इस श्रेणी के अंतर्गत भोजन विषाक्तता को रखा गया है। भोजन विषाक्तता कहने का मतलब है कि यदि हमारा भोजन किसी बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, सूक्ष्म जीव के द्वारा दूषित होता है तो उसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। और फूड पॉइजनिंग के द्वारा हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं या फिर जो भी इफेक्ट हमें दिखाई देता है हमारे शरीर में, उसको इसके अंतर्गत रखा गया है, विविध या मिसलेनियस के अंतर्गत। फूड पॉइजनिंग जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग का डेफिनेशन भी मैंने बताया है और फूड पॉइजनिंग के कितने प्रकार होते हैं, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती हैं और फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया टॉक्सिकेंट का क्लासिफिकेशन, विष का वर्गीकरण। इसके बाद हम देखेंगे टॉक्सिसिटी अफेक्टिंग फैक्टर। टॉक्सिसिटी अफेक्टिंग फैक्टर में हम जानेंगे कि विष की विषाक्तता को कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वह प्रभावित करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं टॉक्सिसिटी अफेक्टिंग फैक्टर को। विषाक्तता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला एक्सपोजर, दूसरा बायोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा केमिकल फैक्टर, चौथा इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोजर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं हम एक्सपोजर को। रासायनिक पदार्थों का जीवों के साथ संपर्क क्रिया को एक्सपोजर कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई रासायनिक पदार्थ है तो उस रासायनिक पदार्थ का किसी जीव के संपर्क में आने की क्रिया जो होती है उसी को हम एक्सपोजर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, तो इस रासायनिक पदार्थ का उस व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आने की जो क्रिया होगी उसी को हम एक्सपोजर कहेंगे। तो एक्सपोजर क्या हुआ या आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक्सपोजर के टाइप्स, एक्सपोजर कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक्सपोजर जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है एक्यूट एक्सपोजर, दूसरा है क्रोनिक एक्सपोजर और तीसरा है सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एक्सपोजर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एक्यूट एक्सपोजर को। एक्यूट एक्सपोजर में रासायनिक पदार्थों को तेजी से अवशोषित कर लिया जाता है। यह कम समय अवधि का एक्सपोजर है। इसकी समय अवधि 24 घंटे की हो सकती है। इस 24 घंटे में जीव एक या अनेक बार टॉक्सिक पदार्थ के संपर्क में आता है और 24 घंटे के अंदर उसको तुरंत इलाज न मिलने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्यूट एक्सपोजर को थोड़ा समझते हैं कि एक्यूट एक्सपोजर में जीव को रासायनिक पदार्थ से संपर्क करने के लिए कितना समय लगता है और इसका प्रभाव हमें कब तक दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स एक्यूट एक्सपोजर जो होता है वह कम समय अवधि अर्थात कम समय का एक्सपोजर होता है। इस एक्सपोजर में समय अवधि 24 घंटे की हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे के भीतर किसी ऐसे टॉक्सिक पदार्थ के संपर्क में एक या एक से अधिक बार आता है और उस टॉक्सिक पदार्थ का प्रभाव भी हमें 24 घंटे के भीतर ही देखने को मिलता है, तो उस रासायनिक पदार्थ का जीव के संपर्क में आने की क्रिया को एक्यूट एक्सपोजर कहते हैं। चूँकि एक्यूट का मतलब होता है तीव्र और एक्सपोजर का मतलब होता है किसी जीव का किसी रासायनिक पदार्थ के साथ संपर्क में आने की क्रिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी जीव का तीव्रता से किसी रासायनिक पदार्थ के साथ संपर्क में आने की क्रिया को हम तीव्र एक्सपोजर या फिर एक्यूट एक्सपोजर कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने के लिए कोई बहुत ही जहरीली दवाई ले ली, तो वह दवाई उसके शरीर में तीव्रता से प्रभाव डालेगा 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे से पहले ही यदि उसको तुरंत इलाज न मिले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जब कोई जीव किसी रासायनिक पदार्थ से शीघ्रता से प्रभावित होता है और उसका प्रभाव भी हमें तुरंत ही दिखाई देता है तो उसे हम एक्यूट एक्सपोजर या तीव्र एक्सपोजर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया एक्यूट एक्सपोजर या तीव्र एक्सपोजर। इसमें जो जीव होते हैं वह शीघ्रता से किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं और इसका प्रभाव जो है वो हमें जल्दी ही दिखाई देता है और इसका समय अवधि जो होता है वह बहुत ही कम होता है। 24 घंटे के भीतर ही जीव जो होता है वह रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आ जाता है या उससे जल्दी भी आ जाता है और 24 घंटे या 24 घंटे से पहले उसको इलाज ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार के एक्सपोजर को हम तीव्र एक्सपोजर या एक्यूट एक्सपोजर कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया एक्यूट एक्सपोजर। इसके बाद हम देखेंगे क्रोनिक एक्सपोजर।
क्रोनिक एक्सपोजर किसी रासायनिक पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा से ही अत्यधिक प्रभावित करने वाला एक्सपोजर है। इसमें कोई जीव किसी टॉक्सिक के द्वारा अनेक सप्ताह, माह, वर्षों तक एक्सपोज्ड होते रहते हैं और उससे प्रभावित होते रहते हैं। फिर इसका प्रभाव भी हमें कई सालों के बाद दिखाई देता है, तो उसे हम क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। क्रोनिक एक्सपोजर को यदि हम समझें तो यह एक ऐसा एक्सपोजर है जिसमें किसी जीव को किसी रासायनिक पदार्थ के संपर्क में आने के लिए बहुत समय लगता है। क्रोनिक एक्सपोजर में जीव को टॉक्सिक पदार्थ के साथ संपर्क में आने के लिए कई सप्ताह या कई महीनों या कई सालों तक उस टॉक्सिक पदार्थ से एक्सपोज्ड होना पड़ता है, उससे संपर्क करना पड़ता है, तब जाके वह जीव उस टॉक्सिक पदार्थ से प्रभावित होता है और उसका प्रभाव हमें कई सालों के बाद दिखाई देता है। यदि हम क्रोनिक एक्सपोजर शब्द को देखें तो क्रोनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक और एक्सपोजर का मतलब होता है किसी जीव का किसी रासायनिक पदार्थ के साथ संपर्क में आने की क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय जैसे कई सप्ताह, कई माह या कई वर्षों तक किसी व्यक्ति का किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ के साथ संपर्क में रहने से, लगातार प्रभावित होते रहने से उसका प्रभाव हमें कई सालों के बाद दिखाई देता है, तो उसे हम दीर्घकालिक एक्सपोजर या क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। इसको उदाहरण से देखें तो इसका उदाहरण हम शराब या स्मोकिंग को ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है या स्मोकिंग करता है तो उसका प्रभाव हमें तुरंत देखने को नहीं मिलता है, इसका प्रभाव हमें कई सालों के बाद दिखने को मिलता है। जैसे उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं या उसकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है या कैंसर जैसी बीमारी उसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के एक्सपोजर या जीव की रासायनिक पदार्थ के साथ संपर्क करने की दीर्घकालिक क्रिया को हम क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्रोनिक एक्सपोजर। इसके बाद हम देखेंगे सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर को। इस एक्सपोजर में जब कोई जीव कुछ सप्ताह या कुछ महीने तक बार बार किसी टॉक्सिक के संपर्क में आता है और उससे प्रभावित होता है, फिर उसका प्रभाव हमें कुछ सप्ताह या माह में दिखाई देता है, तो उसे सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। तो सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर हम उस एक्सपोजर को कह सकते हैं जिसमें कोई जीव या तो कुछ सप्ताह या फिर महीने तक किसी टॉक्सिक के संपर्क में आता है और उसका प्रभाव भी हमें कुछ महीने या सप्ताह के बाद दिखाई देने लगता है, तो उसे हम सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। इसका उदाहरण हम कृषक को ले सकते हैं। कृषक जो होता है वह खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करता है। यदि कृषक जो होता है वह लगातार 2 से 3 दिनों तक खेतों में सिंचाई कर देता है, तो कृषक जो है वह उस कीटनाशक से प्रभावित हो सकता है। या उसका प्रभाव हमें या तो 2-3 दिन के बाद ही देखने को मिलेगा या फिर कुछ सप्ताह या कुछ महीने के बाद हमको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो प्रभाव होता है किसी टॉक्सिक के प्रति, तो उस प्रभाव को हम सब एक्यूट एंड सब क्रोनिक एक्सपोजर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक्सपोजर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम बात करेंगे कि जीवों से संबंधित ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विष की विषाक्तता को प्रभावित करते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में किसी जीव की साइज, वेट, एज, सेक्स, डाइट, हार्मोनल अवस्था तथा जीवों की जातियां विष की विषाक्तता को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि किसी जीव का साइज, वेट, एज, सेक्स, डाइट, हार्मोनल अवस्था, जीवों की जातियां, ये सभी जीवों से संबंधित कारक हैं जो विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। यदि एज को यहाँ पर हम उदाहरण से समझें तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं जिसमें से एक बच्चा है, एक युवा है और एक बूढ़ा है। और मान लीजिए इन तीनों का एक ही मात्रा में किसी टॉक्सिक के साथ सामना हुआ। जितनी टॉक्सिक इसको मिला है उतनी ही टॉक्सिक इसको मिला है और इसको भी मिला है। तो इसमें से जो बच्चा है और बूढ़ा है उसमें टॉक्सिक का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा और युवा जो है उसमें टॉक्सिक का प्रभाव थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा जो होता है उसका शरीर युवा के शरीर की अपेक्षा कमज़ोर होता है और इन दोनों में विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता युवा के शरीर में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता से कम होती है, जिसके कारण बच्चा और बूढ़ा जो होता है वह विष के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है और उसके कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है, उससे जल्दी प्रभावित हो जाता है। जबकि युवा जल्दी प्रभावित नहीं होता है, बच्चे और बूढ़े की अपेक्षा यह कम प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एज जो होता है वह विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। इसके बाद यदि हम डाइट की बात करें तो डाइट भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति है। इसमें से पहला व्यक्ति जो है वो अच्छा से डाइट लेता है, अच्छे से खाना पीना खाता है और हेल्थी रहता है, और ये दूसरा व्यक्ति जो है वो अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है, अच्छे से डाइट नहीं लेता है या कुपोषित है।
मान लीजिए ये दोनों व्यक्ति किसी टॉक्सिक के संपर्क में आता है तो इसमें से जो कुपोषित व्यक्ति है उसमें टॉक्सिक का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, जबकि हेल्थी व्यक्ति है जो अच्छा सा डाइट वगैरह लेता है उसमें टॉक्सिक का प्रभाव कम दिखेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डाइट भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। और इसी प्रकार यदि हम सेक्स या लिंग की बात करें तो ये भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। यदि हम लड़के और लड़कियों में विष के प्रति संवेदनशीलता की तुलना करें तो लड़कियां जो होती हैं वह विष के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और लड़के जो होते हैं वह विष के प्रति लड़कियों की अपेक्षा कम संवेदनशील होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई गर्ल और बॉय दोनों विष के कांटेक्ट में आते हैं तो लड़की जो होगी वह विष की विषाक्तता से ज़्यादा प्रभावित होगी, जबकि लड़का जो होगा वह लड़की की अपेक्षा विष की विषाक्तता से थोड़ा कम प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से सेक्स या लिंग जो होता है वह विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। और इसी प्रकार जीवों की जातियां भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। जैसे एक ह्यूमन है और कॉकरोच है, तो कॉकरोच मारने के लिए जो स्प्रे तैयार किया जाता है उसका प्रभाव केवल कॉकरोच पर पड़ता है, ह्यूमन पर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जीवों की जातियां भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर, जीवों से संबंधित कारक, जिसमें साइज, वेट, एज, सेक्स, डाइट, हार्मोनल अवस्था, जीवों की जातियां आदि आता है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर की यदि हम बात करें तो केमिकल फैक्टर में हम देखेंगे कि किसी रसायन की भौतिक एवं रासायनिक गुण, रसायन का शरीर में प्रवेश करने की क्रियाविधि तथा विभिन्न रसायनों का आपस में क्रिया करने की क्षमता विष की विषाक्तता को प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि किसी रसायन का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, किसी पदार्थ के साथ उसकी क्रिया करने की क्षमता, वह रसायन जो है वह हमारे शरीर में किस प्रकार से प्रवेश किया है, त्वचा के द्वारा प्रवेश किया है, श्वसन के द्वारा प्रवेश किया है या फिर भोजन या पानी के द्वारा प्रवेश किया है, ये सभी बातें रसायन के द्वारा विष की विषाक्तता को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में भोजन के द्वारा कोई रसायन प्रवेश कर गया और रसायन जो है वह क्रियाशील है और हमारे आमाशय में भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनके साथ वह क्रिया करके किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण कर ले जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो वो हमें मृत्यु तक दे सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी रसायन को खाने के बाद हमारे शरीर में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इस प्रकार से रसायन जो होते हैं वह विष की विषाक्तता को प्रभावित करते हैं। तो यह है केमिकल फैक्टर। केमिकल जो होते हैं वह हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखें तो बाह्य वातावरणीय कारक भी विष की विषाक्तता को प्रभावित करते हैं, जैसे जल में घुलित ऑक्सीजन, पीएच, तापक्रम, जल की कठोरता आदि। तो ये बहुत सारे कारक होते हैं जो विष की विषाक्तता को प्रभावित करते हैं। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इतने को लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। इसको पढ़ने के बाद हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो जीव के शरीर में पहुंचकर उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है तो उसे हम विष कहते हैं, तथा विष के द्वारा जीवों के शरीर को नुकसान पहुंचाने की क्रिया विषाक्तता या टॉक्सिसिटी कहलाती है। टॉक्सिसिटी मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है: संचारित, प्रदाही, दैहिक, विविध आदि। तथा विष की विषाक्तता को कई फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे एक्सपोजर, बायोलॉजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर आदि। कंक्लूजन में जितनी भी बातें मैंने पढ़ी इन सभी को वीडियो के अंतर्गत हमने अच्छे से समझ लिया है। ये केवल आपके नोट्स के लिए है। एग्जाम में जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको कंक्लूजन और रेफरेंस बुक दोनों लिखना होता है, इसलिए हर वीडियो में आपको कंक्लूजन और रेफरेंस बुक बताती हूँ। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इस नोट्स को कहाँ से प्रिपेयर किया है, किन किन बुक के हेल्प से प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो वो बुक रीड कर सकते हैं। आप सभी को बुक रीड करना भी चाहिए, क्योंकि बुक को रीड करने के बाद आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला बुक है डॉक्टर एस.एम. सक्सेना, दूसरा बुक है डॉक्टर वी.के. तिवारी एंड तीसरा बुक है डॉक्टर एच.एन. बैजल। इन तीनों बुक की हेल्प से मैंने इस नोट्स को प्रिपेयर किया है। आप चाहे तो इन तीनों में से एक बुक को रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको कुछ नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड इसी प्रकार के बीएससी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।